गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। उसी कड़ी में एक नया प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का लेकर आए हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है होने वाला है सेशन। तो एक रिक्वेस्ट है आपको वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का जो टका है वो किसने चलाया था। तो चांदी का सिक्का जो टका था वो जो है किसने चलाया था बताइए। तो ये चलाया था आपके इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। अब देखिए अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो ये गुलाम वंश से संबंधित था और आपको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश को मामलुक बोलते हैं या फिर इलवरी वंश बोलते हैं, है कि नहीं। तो अब देखिए इल्तुतमिश किस वंश से जो है संबंध रखता है? तो गुलाम वंश से। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब देखिए इल्तुतमिश ने दो प्रकार के महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए थे। अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का तो चलवाया है टका, लेकिन और भी कुछ चलवाया था क्या? तो जी हाँ, दो सिक्के महत्वपूर्ण चलवाए थे इन्होंने, एक चांदी का टका और एक तांबे का जीतल। तो आपसे पूछे अगर कि चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया, तो आप बताएंगे कि गुलाम वंश का जो है शासक है इल्तुतमिश, उसने ही क्या किया था? चलवाया था। और यही शासक इल्तुतमिश सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को भी शुरू किया था। और ये पहला तुर्क सुल्तान था। कौन? इल्तुतमिश, जिसने शुद्ध अरबी सिक्कों को क्या किया था? चलवाया था। तो शुद्ध अरबी सिक्कों को किसने चलवाया? तो इल्तुतमिश ने चलवाया। और इसने बदायूं की जामा मस्जिद का भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कहाँ का निर्माण करवाया था? बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण। और 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इसको जो है सुल्तान ए आजम की उपाधि से क्या किया था? नवाजा था। तो ये था इल्तुतमिश के बारे में इतनी जानकारी। दो सिक्का चलवाया, चांदी और तांबे का जीतल, इंपॉर्टेंट है। उस पर छपवाने का काम भी, अंकित करवाने की परंपरा की शुरुआत भी इसने करवाया। पहला तुर्क सुल्तान था जिसने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। और बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण और बगदाद के खलीफा के द्वारा इसको सुल्तान ए आजम की उपाधि 1229 में मिली। ये था एक क्वेश्चन पे कई आपको जानकारियाँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? अब देखिए गुरु अमरदास हैं, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद। अब किसने अमृतसर की आधारशिला रखी है? तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु रामदास। कौन? गुरु रामदास। ये सिखों के चौथे गुरु थे। और अकबर जो मुगल वंश का शासक था, उसने रामदेव दास को जो है 500 बीघा जमीन दान में दिया था। और इस भूमि को बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई थी, जिस पर अमृतसर नगर का क्या है? निर्माण हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि आधारशिला किसने रखी? गुरु रामदास। 500 बीघा जमीन किसने दिया? अकबर ने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो देखिए ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में सत्याग्रह हुआ था और इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसे गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। कहाँ माना जाता है? गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया सत्याग्रह को ही पहला सत्याग्रह जो है माना जाता है, चंपारण में जो किया गया था प्रथम सत्याग्रह। और ये हुआ क्यों था? ये नील और नकदी खेतों के लिए जो है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बाध्य किया जाता था वहाँ के भूमिहीन मजदूरों और गरीब किसानों को, उसी के विरोध में। इसे हम तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन पठिया पद्धति। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में पूछता है। अगर ये गलत करके आएंगे तो समझ लीजिए कि तब तो गड़बड़ ही है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सब करेंगे।
हार्ड छोड़ेंगे चलेगा, लेकिन ईजी नहीं छोड़ना है। तो भैया 44 का आपका हो जाएगा क्या, सी, भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा था। 5 प्रकार के रीड भी उसमें जारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार रखता है? तो आपको मालूम 14 से 18 है समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 14 के अनुसार ही भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया है? ये विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आपसे पूछे कि अगर समता या समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया, तो क्या बताएंगे? ब्रिटिश संविधान से। जबकि इससे अलग थोड़ा सा डिफरेंस, विधियों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई है। और अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेगा तब जापान। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर समता पूछेगा, विधि के समक्ष समानता या समानता, तो समानता कहाँ से भैया? ब्रिटिश। समान संरक्षण कहाँ से? अमेरिका से। और स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तब जापान से। याद रखिए। तो ये हो जाएगा 45 का आपका ऑप्शन बी बॉल, अनुच्छेद 14। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र बताइए? प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का है, प्रतिनिधियों का है, तानाशाहियों का है? तो ये हो जाएगा प्रतिनिधियों का। किसका हो जाएगा? प्रतिनिधियों का। क्योंकि आपको पता है कि जो भारतीय संविधान जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का क्या है? लोकतंत्र है। यहाँ पर कानून की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और भेदभाव का अभाव है। यही तो लोकतंत्र का लक्षण है। तो संविधान की प्रस्तावना में आप देखेंगे तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो ये लोकतंत्र है। कैसा है? प्रतिनिधियों का। क्योंकि यहाँ प्रतिनिधियों का क्या होता है? चुनाव होता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा, वयस्क मताधिकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भाई राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो क्या करेगा बताइए? ये भी इजी देखिए क्वेश्चन में आएगा, ये आपको छोड़ना नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है बताइए? प्रधानमंत्री हटा सकता है, मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है भारत का, संसद हटा सकती है, या फिर लोकसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद जो 61 है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। किसके संबंधित है? राष्ट्रपति के महाभियोग से। अगर संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो कहेंगे 61। किस सदन में लगाया जा सकता है? तो किसी में भी लगाया जा सकता है। लेकिन लगाने से पहले आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। कितने दिन पहले? 14 दिन। और सूचना तो दे दिए, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो होगा क्या उसमें? उसमें पहले होगा कि उसी दिन सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। जब तक 1/4 सदस्य 1/4 25% सिग्नेचर नहीं करेंगे किसी भी सदन में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। अब मान लीजिए कुछ लोग पक्ष में है कि भाई लगाया जाए राष्ट्रपति महाभियोग, और 25% ना होकर 22% है, तो प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब कि मिनिमम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए, तभी जो है महाभियोग का प्रस्ताव क्या होगा? पास होगा। और जब पास हो जाएगा तो महाभियोग की प्रक्रिया तो स्टार्ट हो जाएगी। अब उसमें होगा क्या कि जब तक 2/3 सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक वह दूसरे सदन में नहीं जाएगा। 2/3 इसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, फिर वहाँ से भी 2/3 से पर जो है पारित होगा। तब जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? पूरी समझी जाएगी और राष्ट्रपति को अपने पद से पद त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर दे तो किसको देगा अपना? तो उपराष्ट्रपति को देगा, जाहिर सी बात है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो यही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत है।
तो ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो याद रखिए 14 दिन पहले सूचना, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग दोनों सदनों में किसी में भी शुरू की जा सकती है। शुरू करने के लिए 1/4 जो है चौथाई मतों का होना आवश्यक है। होने के बाद प्रक्रिया तब आगे बढ़ेगी जब 2/3 बहुमत से पहले सदन में पास हो गया दूसरे में जाएगा, और दूसरे में से भी 2/3 बहुमत से पास हो जाए। मान लीजिए पहले में 2/3 हो गया, दूसरे में नहीं हो पाया, कम हो गया, तो वो महाभियोग पूरा नहीं समझा जाएगा। अगर दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो वो जो है प्रक्रिया सफल समझी जाएगी और राष्ट्रपति को अपने पद से क्या होना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति जब अपने पद से त्याग दे देता है या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगने से वो पद से हट जाता है, तो क्या उसके द्वारा की गई जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, काम हैं, निर्णय हैं, क्या वो परिवर्तित होगा, रद्द होगा? तो जी नहीं, उसके द्वारा कोई भी कार्य किया गया रद्द नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? भाई मिनिमम कोरम कितना है कि जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जा सके? मान लीजिए स्कूल कॉलेज है, 500 लड़कों का, 300 लड़कों का, 400 लड़कों का स्ट्रेंथ है, आए हैं 2 बच्चे, तो भाई टीचर कहेगा कि इतने कम बच्चे कौन पढ़ाएगा, है कि नहीं? तो उसका कोरम होता है एक, तो कितना कोरम होना चाहिए? तो इसका कोरम होता है कुल सदस्य का 10वां भाग। कितना? कुल सदस्य का 10वां भाग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10वां भाग समझ रहे हैं ना? 1/10। 100 लोग हैं तो कम से कम 10 होना चाहिए, या 10% कह सकते हैं। और ये अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए 1/10वां भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 100 में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए अलग अलग अध्ययन है, अलग अलग उनका नाम है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को आप क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी कहेंगे, सिस्मोलॉजी कहेंगे, लिम्नोलॉजी कहेंगे, या फिर एस्ट्रोलॉजी कहेंगे? तो भैया ब्रह्मांड के अध्ययन को आप कॉस्मोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? ब्रह्मांड से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए, किसके अंतर्गत? कॉस्मोलॉजी। तो देखते हैं कि ब्रह्मांड जो हमारा ये पूरा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवन का विकास कैसा है, ग्रहों सौर मंडलों का निर्माण कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन बन गया, अब छोड़ के आना नहीं है इसको आपको। कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगी कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। अब देखिए कर्क रेखा गुजरती है भारत के किससे? बीचों बीच से। तो ये किस किस राज्यों से है? मैंने अभी बता दिया, मित्र पर गमछा झार, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया 8 राज्यों से। तो याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पे या दिमाग में। गुजरात बीचों बीच जा रहा है तो आप देख लीजिए कौन कौन सा राज्य पड़ता है। गुजरात पड़ेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, पश्चिम से पूर्व का ये क्रम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन है तो 100% सब कठिन है पूछेगा आपसे। 30% क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो सब लोग करेंगे। 40% ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जो ठीक ठाक पढ़े हैं वो बना ले जाएंगे कैसे करके, माने उसको मॉडरेट बोलते हैं। और जो 30% होता है, 25-30%, वही आपका क्या होता है? टफ क्वेश्चन होता है। अब देखिए तो अब लड़के करते हैं क्या, सोचते हैं अरे बहुत सरल सवाल पूछ दिया, तो कठिन तो देखिए आगे, क्योंकि सिलेक्शन तो वही दिलाएगा, मॉडरेट टू हार्ड। अब देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये है मेघालय का मासिनराम। मेघालय का मासिनराम पहले चेरापूंजी था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है?
भाई अगर कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते को तय करने का आधार क्या है बताइए, किस बेस पर आधार तय करेंगे महंगाई भत्ता? राष्ट्रीय आय पे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे, मुद्रास्फीति पे की दर पे, रहन सहन का स्तर? तो ये जो 52 का आंसर होगा वो होगा बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसको हम CPI शॉर्टकट में बोलते हैं। ये करता क्या है? ये सूचकांक सरकारी कर्मचारियों के वेतन हो गया, चाहे मजदूरी और महंगाई भत्ता को समायोजित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और यह सूचकांक भी श्रम मंत्रालय में स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? श्रम ब्यूरो द्वारा, श्रम मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 नंबर, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? जैसे कोई सामान लेते हैं आप, जैसे मान लीजिए दाल है, चावल है, कुछ भी, तो जब दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास, तो बोलते हैं कि हमको 2 किलोग्राम चावल चाहिए, 5 लीटर तेल चाहिए। ये नहीं ना बोलते हैं कि 5 ठो तेल दीजिए, 5 तेल दीजिए, ऐसे नहीं ना। मात्रक तो होना चाहिए, मापने की इकाई। तो आवाज़ की कैसे मापेंगे बताइए? क्या डेसिबल में, एम्पलीफायर में, हर्ट्ज में, एकॉस्टिक्स में? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा डेसिबल में। ध्वनि की माप किस में होती है? डेसिबल में होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए, जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरने लगती है तो इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो इसका जो 1/10 भाग होता है वो पानी के क्या होता है? बाहर रहता है। हम ये कह सकते हैं इसके बारे में कि आपको पता है कि जो शुद्ध जल का घनत्व होता है, डेंसिटी, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। और इसकी तुलना में अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ का घनत्व जो है, इसके घनत्व का 1/9 गुना होता है। इसका मतलब शुद्ध जल में बर्फ़ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग क्या रहता है? पानी के बाहर रहता है। ये बर्फ़ का पूछा है, कहने का मतलब पानी है। अब पानी में मान लीजिए ग्लास है, इस ग्लास में ये बर्फ़ का टुकड़ा आप डाल दिए, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी में पूरा डूब जाएगा, ये तैरता हुआ रहेगा। तो कितना भाग ऊपर दिखाई देगा? तो कहेंगे 10%। 90% तो नीचे रहेगा, 100 में 90 नीचे, बाकी 10% ही दिखेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका। अब भाई 0.1 लिखिए, चाहे 0.1 को हम 1/10 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक, 1 और 0 की जगह 1 लिख के 1 0 बढ़ा देंगे, 1/10। इतना तो आप समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए पूछा है, साइंस का क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और क्या चीज़ का द्रव्यमान एक समान होता है? एक समान होता है किसका किसका? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, आइसोप्रोटॉन। तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। किसका किसका एक समान होता है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। देखिए बेहद आसान और फेमस क्वेश्चन आ गया, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मायोलॉजी। तो ये हो जाएगा आपका माइकोलॉजी। और सवालों का अध्ययन साइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन क्या हो जाएगा बताइए? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। और पढ़ लेते हैं जैसे इसमें। अब देखिए माइकोलॉजी जो है वो कवक के अध्ययन से जुड़ा हुआ है और ये जीव विज्ञान की क्या है? शाखा है। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। कभी कभी पूछता है क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर, दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तन करिए। क्या करिए? द्विपदी में, अर्थात द्विपदी का मतलब बाइनरी संख्या में। आपको दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में क्या करना है? बदलना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप बाइनरी संख्या में परिवर्तित करते हैं दशमलव को, तो 2 से भाग देते हैं और शेषफल नोट करते जाते हैं। फिर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे उल्टे क्रम में क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए 101 है, ठीक। अब 101 को आप 2 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 50 बार जाएगा तो 1 क्या बचेगा? शेष बचा। फिर देखिए, फिर 2 को लगाइए 50 से भाग, तो 25 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? 0। इस लाइन के सामने 0 लिख देंगे। फिर ऐसे ही 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा बताइए? 12 बार में 12 दूनी 24, तो शेष कितना बचा? 1।
फिर ऐसे ही 12 से में 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे शेष 0, फिर 2 को जो है 6 में भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 0, और फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 एक कम 2, फिर 1 बचा। तो इसको क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। कैसे, 1 0 1 0 0 1 1। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताइए, 58 का हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ए, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 59। इकोलॉजी का संबंध किससे है? इकोलॉजी जो शब्द है इसकी रचना किसने की थी? अर्नेल हैकल, ह्यूडोरी राइस, रॉबर्ट ब्राउन, जी एल्विन हेंचर। तो 59 का ए हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। आपको पता होना चाहिए कि ये जो अर्नेस्ट हैकल हैं ये प्राणी विज्ञान शास्त्री हैं, और इन्होंने ये जो शब्द दिया था ना ये कौन सा शब्द, इकोलॉजी, ये 1866 में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है? दम्फा टाइगर रिजर्व बताइए, सोच के बताइए। और देखिए, आप जैसे हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं तो आप करिए क्या कि जो ही मैं क्वेश्चन पूछूँ आप वीडियो को रोक सकते हैं, फिर अपने मन में आंसर देख लीजिए कि मेरा क्या आंसर है, फिर जब मैं आंसर मिला उससे मिलान करिए ताकि आपको पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है। अब ये देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कहाँ पे है? मिजोरम में। इसे 1994 में क्या किया गया था? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 550 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो आपको बेहद आसान है, ये जिलाधिकारी होता है, डीएम होता है। एक जिले का पूरा सामान्य प्रशासन का जो नॉर्मल प्रशासन है उसका जो सामान्य अधिकारी है वो जिलाधिकारी होता है, और ये प्रशासनिक विभाग जो है सेवा से चुने जाते हैं आईएएस के एग्ज़ाम से। नेक्स्ट आपका है 62 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं, सूचना का अधिकार भारत में कब लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005, याद रखिए 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, और जबकि जम्मू कश्मीर में यह 20 मार्च 2009 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग किया? लाइव डिटेक्टर जो मशीन होती है उसी के बारे में बात किया, झूठ पकड़ने की मशीन। तो ये आपका चारों है, नार्को टेस्ट भी होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, और पॉलीग्राफ टेस्ट। ये तीनों आपका क्या है? सही है। तो उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ये चरकुला जो है कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? चरकुला नृत्य। तो ये हो जाएगा ब्रजभूमि का। कहाँ का? ब्रजभूमि का। और इस नृत्य में होता क्या है कि जो घड़ा होता है वो नृत्य में जो है बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, जिसे हम चरकुला नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। देखिए, अवरोही माने घटते होता है, आरोही माने बढ़ते क्रम। तो देखिए, बाराबंकी है, गौतम बुद्ध नगर है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इन्हीं को अरेंज किया है। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो तो सबसे बड़ी बात है कि सोनभद्र का है, तो सबसे लास्ट में सोनभद्र जिसके है वही होगा, बाकी तो ये दोनों तो कट हो गए ऐसे ही, है कि नहीं? तो या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए, अब इसमें ये देखिए कि अब सोनभद्र के सबसे कम, उसके बाद मिर्ज़ापुर का नंबर है, तो मिर्ज़ापुर इसमें भी है, मिर्ज़ापुर इसमें भी है, फिर बाराबंकी है इसमें, लेकिन इसमें गौतम बुद्ध नगर है। तो कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो एरिया भी आप जानते रहिए। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय दंड संहिता
आईपीसी की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। माने अगर कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाए या फिर इस इरादे से जो है करता है कि उसको हानि पहुंचे, तो उसे क्या इरादा कहा जाएगा? अनुमोदन कहा जाएगा, बेईमानी कहा जाएगा, कलह कहा जाएगा या संज्ञान कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा बेईमानी। कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो इसे बेईमानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेईमानी। तो 66 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता में धारा 375, 376 किसके विषय में है? आखिर में ये जो आईपीसी की धारा 375, 376 है किससे संबंधित है? क्या हत्या से है, बलात्कार और यौन संबंध से है, अप्राकृतिक अपराध से है या फिर खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से है? तो ये है आपका बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 375 और 376, क्योंकि आईपीसी 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और 375 और 376 ये क्या है? बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध है। क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में किस काम को बलात्कार कहा जाएगा उसकी परिभाषा दी गई है कि किस श्रेणी में वो बलात्कार आएगा। तो ये आएगा कि उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हो, उस स्त्री की सम्मति के बिना हो या फिर उस स्त्री की सम्मति से जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके वह हितबद्ध या मृत्यु या उपहति के भय से डालकर भी प्राप्त की गई हो। माने उस स्त्री के विरुद्ध हो, इच्छा के, उसकी सम्मति के बिना हो या फिर उसे डरा धमका के। तो ये सब किसके श्रेणी में आ जाएंगे? बलात्कार की श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संबंधित व्यक्ति अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, ठीक, तो उसे इस जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? अगर कोई SC/ST संबंधित है और वो लोक सेवक है और अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा है तो उसे एक अधिकतम कितने समय के लिए सजा का प्रावधान किया गया है? तो 68 का आपका हो जाएगा जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी 12 महीने। क्या हो जाएगा? 12 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये यातायात का चिन्ह का प्रतीक दिया है, पूछा है आपसे कि इसका मतलब क्या है? खतरा है, नो पार्किंग है, रुकिए है, संरक्षित क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा 69 का आपका बी बॉल, रुकिए। ये स्टॉप का चिन्ह है, क्या आप रुक जाइए, ठीक। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, किससे अधिक जो है? राष्ट्रपति से, अदालत से, संबंधित मंत्रियों के विभाग से, लोक प्राधिकारी से या लोक प्राधिकरण से। तो ये हो जाएगा लोक प्राधिकरण। किससे? लोक प्राधिकरण से, ये उसका अधिकार है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन कि किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह मामले की छानबीन एवं रिपोर्ट जमा कर सके, और दूसरा है कि समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह अधिशिकायतों का संज्ञान और उन्हें जनहित में निपटाए। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? दोनों सही, ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे 72 नंबर। देखिए ये भी है मामला जो है इंदिरा साहनी वाला। तो इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका जो PIL होती है ऐतिहासिक माना जाता है। क्यों माना जाता है बताइए, इसकी क्या खासियत है इंदिरा साहनी मामले की? पहला, इसने 40,000 से अधिक
अभियोधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया था। दूसरा है सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय मामले में संगठनों के माध्यम से अमल किया जाए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकारों की पवित्रता का सम्मान किया जा सके। तीसरा है अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया। डी है कि इसमें सरकार को देश के पर्यावरण में सुधार लाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है। क्यों चर्चा में चारों में से, यही आपको बताना है। तो ये जो 72 का होगा आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को क्या किया? स्वीकार किया। किस मामले में? इंदिरा साहनी मामले में। क्या किया? इंदिरा साहनी मामले में क्या हुआ बताइए? तो 1992 में इंदिरा साहनी केस के ऐतिहासिक फैसले के बाद, जिसे मंडल विवाद पर फैसले की तरह याद किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ेपन की कसौटी बना दी थी। ठीक है। और इसके बाद आरक्षण के मामले की सिफारिश भी इसी संस्था के जरिए होती है। और इसी वाद में अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया था कि हाँ, सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। किसमें? इंदिरा साहनी केस के मामले में 1992, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। 73 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? सिविल सेवक की बात कर रहा है। दो ऑप्शन पी और क्यू दिया है। अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सेवाओं सिविल सेवा शाखाओं के स्थापना के संबंध में वर्णन करता है, जो अनुच्छेद 311 है। या फिर अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या फिर प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। इसमें से क्या राइट है? वह 73 का। तो ये हो जाएगा ना तो ये तो पी है ना तो क्यू है, दोनों गलत है। क्योंकि अनुच्छेद जो 311 है, क्योंकि इसमें जिक्र किया है 311 का, तो अनुच्छेद जो 311 है वो ये कहता है कि संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पद से हटाना चाहिए या फिर पक्ति में अवनत किया जाए। ये अनुच्छेद 311 में दिया है। 12 में क्या दिया है कि अखिल भारतीय सेवाएं जो 42वें संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा 312 में क्या किया गया? संशोधित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? माने क्या है ऐसा अधिकार जो सही कहा गया है, बाकी तो गलत होगा। पहला है पी वाला, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि वह पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। भाई पहला यही है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो तो कहाँ जा सकता है? उच्च न्यायालय में जाए चाहे हाई कोर्ट में जाए। और आपको पता है कि ये बात सही है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो अनुच्छेद 32 के तहत उसमें भी 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। और अगर हाई कोर्ट में जाएगा, इसमें 25 हाई कोर्ट हैं, तो वो किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? 226 के तहत। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। कब? जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो। 6 मौलिक अधिकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार का उल्लेख है। और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और 12 से 35 अनुच्छेद इसमें है पूरा। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें आओ देखिए, दूसरा वाला भी पढ़ लेते हैं। दूसरा वाला दिया है कि यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ये भी बात सही है कि अगर किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो तो कहाँ जाएगा? न्यायालय में जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। पी और क्यू दोनों क्या हैं? करेक्ट हैं। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? कौन कहता है या कौन ऐसा पावर देता है, कौन ऐसा छूट देता है कि सरकार जनता के पैसे को क्या करे? खर्च करे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। तो भैया ये जो राष्ट्रपति है
यही क्या करता है, सरकार को जनता के पैसे को खर्च करने का अधिकार देता है। और इसमें धन विधेयक 110 में परिभाषित किया है इसी चीज़ के बारे में। धन विधेयक 110 के बारे में है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है, धन विधेयक से। और आपको पता होना चाहिए कि जो धन विधेयक ये है 110 वाला, ये बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संसद में क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है। बिना उसकी अनुमति के पेश नहीं होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी अनुदान है, जैसे आकस्मिक धन है, संचित निधि है, ये सब तमाम प्रकार की हैं। तो सरकार को जनता के पैसे को खर्च करने का अधिकार कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है आपका क्वेश्चन कि 29 जुलाई 2019 को जारी बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के अनुसार बाघों की संख्या की दृष्टि से राज्यों का सही क्रम है। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि BS येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। BS येदियुरप्पा, तो ये हो जाएगा 4 बार। कितनी बार, 4 बार। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संशोधन हेतु प्रदान की गई है, स्वीकृति प्रदान की गई कि संशोधन करिए। तो ये हो जाएगा झारखंड में। कहाँ, झारखंड में। नेक्स्ट है आपका 79 क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा UKEIRI मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया। तो ये ब्रिटेन के साथ है। किसके साथ है, ब्रिटेन के साथ। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं जो 80 नंबर है कि भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। किस राज्य में, तो ये हो जाएगा आपका 80 का ए, आंध्र प्रदेश में। ये तो 22 जुलाई 2019 को ये जो है आंध्र प्रदेश विधानसभा में जो है उद्योग कारखाना अधिनियम जो 2019 पारित किया गया था, और इसी के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि यहाँ के जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं या कारखाने हैं, इसमें नौकरी के लिए आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। कहाँ पे, 80 का ए, आंध्र प्रदेश में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।